नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाए। अगर आपका मोटिव भी क्लास 10th में मार्क्स लाने से ज्यादा कंसेप्ट को समझना है तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क्स लाने के लिए जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी सोच और समझ जो है वो बढ़ सके। अगर आपकी सोच और समझ बढ़ जाती है तो आप मान के चलिए आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी जो है सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो चैनल वीडियो नहीं देखा तो अभी आप जाकर देख सकते हैं कि हम पूरे साल कैसे कैसे पढ़ाएंगे। आज हमारी क्लास का जो है वो सेकेंड लेक्चर है और इसके अंदर हम जो है वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वाले दो चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हम जो है एक बार हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद हम जो है उसको भी खत्म कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने चैनल को जो है काफी लेट स्टार्ट किया है और आपके स्कूल के अंदर अभी जो है वो वाटर रिसोर्सेज चल रहा होगा, इसलिए हमने जो है अभी यहीं से स्टार्ट किया है। एक बार जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो जो चैप्टर हमारे छूट गए हम उनको भी जो है एक बार वापस से देख लेंगे। तो आज हम जो है वो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो वाटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमने पहला जो ज्योग्राफी का आपका लेक्चर है उसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसमें हमने जाना पहले तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने दो रिसोर्सेज को उसके अंदर पढ़ा। एक हमने पढ़ा लैंड को और एक पढ़ा हमने सॉइल को। लैंड रिसोर्सेज की क्या प्रॉब्लम है और उनका क्या जो है वो मैनेजमेंट हम करके उसको बचा सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज की क्या प्रॉब्लम है और वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं, हमने उस चैप्टर में वो पढ़ा। सेकेंड चैप्टर हमारा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये भी हमारे दो रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशन हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। थर्ड चैप्टर भी हमारा रिसोर्स से रिलेटेड ही है, वाटर रिसोर्स। तो हम देखेंगे वाटर रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स की क्या प्रॉब्लम है और वाटर रिसोर्स का क्या सोल्यूशन है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो वाटर से जुड़ी एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। हम इस चैप्टर में वाटर स्कैरसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर स्कैरसिटी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर स्कैरसिटी के रीजंस क्या है, वाटर स्कैरसिटी होती क्यों, रीजंस एंड कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी के हम रीजंस देखेंगे क्यों हो रही है और इसके कॉजेज देखेंगे। अच्छा, रीजन और कॉजेज में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको जो है अभी बता दूंगा। रीजंस के बाद हम देखेंगे कि नीड टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना और मैनेज करने की क्यों नीड है। सबसे पहले तो हमको वाटर की इंपॉर्टेंस जाननी पड़ेगी। उस वाटर की इंपॉर्टेंस के बाद हम देखेंगे कि वो खराब कैसे हो रहा है और फिर हम देखेंगे कि वो खराब नहीं हो, क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी नीड और कंजर्वेशन करने की हमको क्या जरूरत है। अगर पानी खराब हो गया तो उससे हमको क्या नुकसान होगा वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर। क्या पढ़ेंगे हम, मेथड्स, किस तरीके से हम जो है वो पानी को कंजर्व कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, फिर हम जानेंगे वाटर स्कैरसिटी के रीजंस और कॉजेज क्या है, फिर हम जानेंगे वाटर को कंजर्व और मैनेज करना क्यों जरूरी है और फिर लास्ट में हम देखेंगे वाटर को कंजर्व और मैनेज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मोटी मोटी चार चीजें पढ़ने वाले हैं, वाटर स्कैरसिटी के रीजंस और कॉजेज, वाटर को क्यों बचाना है, हमको क्यों कंजर्व करना है और वाटर को हमको कैसे बचाना है और कैसे कंजर्व करना है। तो एक बार आप ये देख सकते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो है इन तीन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और इसके सब टॉपिक्स होंगे, उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आपका इस चैप्टर की जो है वो कंप्लीट यहाँ पर जो है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप चैप्टर यहाँ से पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी मानिए आपको कहीं और से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं।
आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं रिसोर्सेज का क्या मतलब है। मैं एक बार आपको क्विकली जल्दी से बता दूंगा रिसोर्सेज किसको कहते हैं। फिर हम देखेंगे वाटर एक रिसोर्स है या नहीं है, वाटर रिसोर्स है या नहीं है इसके बारे में देखेंगे। फिर हम जानेंगे वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे रीजंस एंड कॉजेज फॉर वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे नीड और कंजर्व एंड मैनेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को बचाने की और कंजर्व करने की क्यों जरूरत है। तो इस क्लास के अंदर हम मोटे मोटे 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर एक रिसोर्स है क्या, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर स्कैर्सिटी के रीजंस और कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज को क्यों बचाना है। तो मोटे मोटे 5 चीजों पे जो है हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो हम जो है वो स्टार्टिंग कर लेते हैं। आप सबको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप एक बार रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स इस धरती के ऊपर वो कोई भी चीज पाई जाती हो जो कि इंसान की नीड को सेटिस्फाई करती है, वो सारी क्या है, रिसोर्स है। तो रिसोर्स क्या है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। अगर एक इंसान की कोई चीज उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। रिसोर्स क्या है, वो हर चीज जो ह्यूमन नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो पानी की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है क्या, वाटर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है क्या, हाँ बिल्कुल वाटर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे सर, कैसे कर रही है। वाटर जो है आप पीने के लिए काम में लेते हैं, आपको प्यास लगी आपने पानी पी, तो आपकी नीड थी वाटर, आपको प्यास लगी आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, तो आपकी नीड क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। वाटर आप बेदिंग के लिए, नहाने के लिए यूज करते हैं, वाटर आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वाटर हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। आपके पास जो खाना आता है, वो जो खेती में पानी जा रहा है, वो भी जो है वो आपकी नीड को सेटिस्फाई ही कर रहा है। पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं, तो पानी के जो है बहुत सारे यूजेस हैं, और पानी हमारी नीड को तरह तरह से जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो वाटर भी क्या है, एक रिसोर्स है। वाटर आपकी नीड को कैसे कैसे सेटिस्फाई कर लेता है, अब लिख लेते हैं। कुकिंग के लिए यूज आता है, बेदिंग के लिए यूज आता है, और ड्रिंकिंग के लिए यूज आता है, इरिगेशन के लिए यूज आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज आता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो पानी यूज में आता है। अच्छा, जो पानी से जो बिजली बनती है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में अगर मान लेते हैं कि 100% बिजली बन रही है, तो ज्यादातर बिजली जो है वो कोयला बनाकर जो है, कोयला जलाकर प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन कुछ बिजली ऐसी है जो पानी से भी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, तो उसका परसेंटेज जो है वो 22% है। इंडिया में अभी 22% जो बिजली बन रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आपने डैम के गेट्स खोले, पानी जो है वो प्रेशर से आया, उसने टर्बाइन घुमाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो पानी के बहुत सारे क्या है, यूजेस हैं, इसलिए पानी क्या है, एज अ रिसोर्स। चैप्टर का नाम ही क्या है, वाटर रिसोर्स। तो वाटर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। रिसोर्स क्या होता है, वो सारी चीजें जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, और वाटर आपकी नीड को तरह तरीके से सेटिस्फाई करती है। वाटर आपको पीने के लिए काम में आता है, वाटर आपकी कुकिंग के लिए काम में आता है, वाटर आपके इरिगेशन में काम में आता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वाटर के बहुत सारे जो है वो यूजेस हैं, और वाटर आपकी नीड को तरह तरह से सेटिस्फाई करता है। और रिसोर्स क्या होता है, वो सारी चीजें जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, और वाटर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वाटर क्या है, एक रिसोर्स है। अच्छा, अब जो ये वाटर जो है, वाटर जो है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, इसके नाम में दिखा हुआ है। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब क्या होता है, वापस से, और न्यू का मतलब क्या होता है, नया। न्यू न्यू का मतलब, न्यू का मतलब होता है नया। तो ऐसा रिसोर्स जो वापस से नया हो जाए, वो रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। या अपन बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो पानी कैसा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स। और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, वो रिसोर्स जो वापस से नए हो जाते हैं या कभी खत्म नहीं होंगे। पानी रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है, पानी रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है, क्योंकि ये हर साल तो
रिन्यू होता है और ये हर साल रिचार्ज होता है। पानी हर साल रिन्यू भी होता है और पानी हर साल रिचार्ज भी होता है। अब आप पूछोगे कैसे होता है सर? पानी हर साल रिन्यू और रिचार्ज होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से। किसकी मदद से? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। वाटर साइकिल आप सबको पता है, पानी इवापोरेट होता है, पानी का कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। तो पानी समुद्र से उठा, बादल बने और वापस से बारिश के रूप में जो है वो गिर गया, नदियों से वापस समुद्र में चला गया, और ये जो है वो हर साल रिन्यू भी हो रहा है और रिचार्ज भी हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो आपकी नीड को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। पानी आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है? पानी आप पीने के लिए काम में लेते हो, पानी आप नहाने के लिए काम में लेते हो, पानी आप कुकिंग में काम में लेते हो, पानी से आप खेती करते हो, इरिगेशन में काम आता है, पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। तो पानी आपकी नीड को तरह तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो पानी क्या है? एज अ रिसोर्स। अब सवाल आता है कि पानी रिसोर्स है, कैसा रिसोर्स है? रिसोर्स बहुत तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बेस्ड ऑन ओनरशिप, वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जो वापस से नया हो जाए। पानी वापस से नया कैसे होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से या वाटर साइकिल की मदद से। समझ में आ गया यहां तक? कुछ ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तीन चीजें पढ़ी, रिसोर्स क्या होते हैं, वाटर एक रिसोर्स है क्या, और वाटर कैसा रिसोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास पानी है वो कैसा कैसा जो है वो पानी है। तो आप सबको पता होगा जो हमारा जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं हम? ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं अर्थ को अपन ब्लू प्लैनेट? क्या रीजन है इसका? इसका ये रीजन है क्योंकि अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है, अगर अपन पूरे अर्थ को 100% मान लें तो इसमें से 75% जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर क्या है? पानी है। क्या है? पानी। और पानी जो है वो ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए हमने अर्थ को क्या बोल दिया? ब्लू प्लैनेट बोल दिया। तो अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है क्योंकि उसके 3/4 हिस्से पे क्या है? वाटर है। लेकिन ये इतना पानी जो है, इतना जो पानी है उसमें से एक स्मॉल पार्ट जो है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। या मैं उसको बोल दूं कि स्मॉल पार्ट जो है वो आपके लिए यूजेबल है। आपके लिए यूजेबल है तो मतलब इतने सारे पानी में से पूरा पानी आपके लिए काम में नहीं आने वाला। आपके लिए एक छोटा सा पोर्शन ऑफ पानी जो है वो काम में आएगा। कैसे? इसको ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे पानी को जो है वो टोटल वाटर मान लेता हूं। पूरे पानी को मैं टोटल वाटर मान लेता हूं। अब ये जो पूरा पानी है ना, इसमें से अगर मैं 96.5% की बात करूं तो ये तो है सॉल्ट वाटर। कैसा वाटर है? सॉल्ट वाटर, जो कि ओशंस में है। कहां पर है ये? ओशंस में। और ये पानी जो है आपके लिए नॉट यूजेबल है। इस पानी को आप यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादातर मतलब अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है या 100 लीटर पानी है तो उसमें से 97 लीटर पानी तो ऐसा है जिसको मैं यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर नमक है और वो ओशंस में है। तो वो पानी मेरे लिए यूजेबल नहीं है। पीछे बचा 2.5% पानी। पीछे बचा 2.5% पानी जो कि है फ्रेश वाटर। जो कि क्या है? फ्रेश वाटर। मतलब इसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो हमारे पास 2.5% ऑफ वाटर है इसको भी हम पूरा यूज नहीं कर सकते। इसका भी जो 70% है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है। आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे लिए नॉट यूजेबल है। अब देख रहे हो, पहले तो 100 लीटर पानी है तो 97% तो 97 लीटर तो आप निकाल दो। 3 लीटर पानी आपके पास बचा पीछे। अभी आप बोलोगे सर ये तो 2.5 लिखा है, मैं अभी बता दूंगा। तो 3 लीटर पानी बचा अपने पास। उस 3 लीटर पानी में से भी 70% पानी जो है, 70% पानी जो है, मान लो कि 2 लीटर पानी ऐसा है जिसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। वो जो है वो अंटार्कटिका और आर्कटिक के अंदर बर्फ के हिसाब से जमा हुआ है या पहाड़ों के अंदर ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, तो आप वो पानी यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ 30% पानी ऐसा है
जिसको आप यूज कर सकते हो। वो पानी कौन सा है? वो पानी है एक तो आपका रेन वाटर, रेन वाटर को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक है आपका सरफेस रन ऑफ, जिसके अंदर आ जाएगा आपका लेक्स आ जाएगा, जिसमें आपकी आ जाएगी रिवर्स आ जाएगी, ये पानी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और एक आ जाएगा आपका ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को भी आप डायरेक्ट निकाल के यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो यूजेबल पानी है वो कैसा है? स्मॉल पार्ट में। मैंने आपको यही बताया कि अर्थ जो है वो 3/4 अर्थ का हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है, लेकिन हम जो पानी यूज कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। अब आप देख लो कितना कम है, आप ही देख लो। अगर हमारे पास पूरा 90 पूरे पानी अगर हम जो है उसको 100 लीटर मान लें, तो उसमें से 1 लीटर पानी है जो आप यूज कर सकते हो। सिर्फ 1 लीटर पानी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ये 1 लीटर पानी हमारे लिए इनफ है क्या? 1 लीटर पानी हमारे लिए इनफ है क्या? ये पानी हमारे लिए बिल्कुल इनफ है, क्योंकि ये पानी हर साल रिन्यू भी होता है और रिचार्ज भी होता है। किसकी मदद से? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से। अगर आप चाहें तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप जो है ये भी एक बार इसका भी आप देख लीजिए, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो है आपको पीपीटी फॉर्म में दिखा देता हूं कि ये जो है वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड। तो रिसोर्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो आपकी नीड को क्या कर रही हो? सेटिस्फाई कर रही हो। वाटर आपकी जो है, वाटर सेटिस्फाई आवर नीड इन वेरियस वेज। पानी आपकी नीड को तरह तरीके से जो है वो सेटिस्फाई करता है। कैसे कैसे करता है? पानी हम कुकिंग के लिए यूज लेते हैं, वॉशिंग के लिए लेते हैं, बेदिंग के लिए लेते हैं, इरिगेशन के लिए लेते हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वो भी पानी को यूज में लेती है। इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम में जो है वो पानी चाहिए, और इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा पानी लगता है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी जो है हाइडल पावर प्लांट से आ रही है। इसका मतलब वो पानी से बनी हुई बिजली के ऊपर इंडस्ट्रीज भी रन कर रही है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी आपकी नीड को तरह तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पानी क्या है? एज अ रिसोर्स है। तो आपसे 1 नंबर का सवाल बन सकता है, इज वाटर रिसोर्स? तो आपको बताना है वाटर रिसोर्स है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि वाटर आपकी नीड को तरह तरह से सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी से हम कुकिंग करते हैं, बेदिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इरिगेशन करते हैं, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हेंस वाटर इज अ रिसोर्स। वाटर क्या है? रिसोर्स। अब ये पानी कैसा रिसोर्स है? पानी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स। सबसे पहले हमने ये देख लिया पानी रिसोर्स क्यों है, फिर हम देख रहे हैं पानी कैसा रिसोर्स है। तो पानी कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों रिन्यूएबल रिसोर्स है? क्योंकि ये हर साल तो रिन्यू हो जाता है और हर साल ही रिचार्ज हो जाता है। किसकी मदद से? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से, या आप उसको वाटर साइकिल भी बोलते हो। समझ में आया यहाँ तक? कुछ जो है वो ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो। आगे मैंने क्या बताया था? अर्थ कैसा दिखता है? अर्थ ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसके 3/4% पे क्या है? 3/4% पे क्या है? पानी है। अब ये जो 3/4% पानी है, इसका स्मॉल पार्ट ही क्या है? फ्रेश वाटर है, यूजेबल है। अर्थ ब्लू दिखता है क्योंकि 3/4% हिस्से पे पानी है और इसका एक स्मॉल परसेंट एरिया ही जो है वो फ्रेश वाटर है या यूजेबल है। ये जो फ्रेश वाटर है जिसको मैं यूज कर सकता हूं, ये कहां कहां से ऑब्टेन होता है? याद करो, मैंने बताया या तो रेन वाटर, या सरफेस रन ऑफ, या फिर आपका ग्राउंड वाटर। तो जो हम पानी यूज कर रहे हैं वो आपको कहां कहां से मिल रहा है? तो ये 1 नंबर का आपका एमसीक्यू बन सकता है। 1 नंबर का एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि अर्थ के कितने हिस्से पे पानी है? तो अर्थ के जो है 3/4 हिस्से पे क्या है? पानी है। दूसरा एमसीक्यू ये बन सकता है कि जो फ्रेश वाटर है जिसको मैं यूज कर सकता हूं वो कहां कहां से अवेलेबल है? तो फ्रेश वाटर जो है एक प्रेसिपिटेशन मतलब रेन से अवेलेबल है। सरफेस रन ऑफ मतलब जो धरती के ऊपर पानी पड़ा है उससे, धरती के ऊपर पानी जो है वो लेक्स और रिवर्स में है तो वो पानी यूज कर सकते हो। और ग्राउंड वाटर, अभी तक अगर मैं एमसीक्यू बनाना चाहूं तो यहां से ये एमसीक्यू बन सकते हैं
कि वाटर जो है वो कैसा रिसोर्स है। वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। फिर एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स कौन बना रहा है। तो वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स बना रहा है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्थ के कितने हिस्से के ऊपर जो है वो पानी है। तो अर्थ के 3/4 हिस्से पे पानी है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फ्रेश वाटर हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। तो फ्रेश वाटर हम जो है वो बारिश के पानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, नदियों से, लेक से, जिसको हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, और आप ग्राउंड वाटर से भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट्स के लिए काम आ जाएगा। नहीं तो आप चाहते हैं डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है एक पानी से जुड़े हुए मुद्दे की। वो मुद्दा क्या है? वाटर स्कैरसिटी। क्या मुद्दा है वो? वाटर स्कैरसिटी। मैं बोल रहा हूं एक तरफ तो कि अर्थ जो है उसका 3/4 पे क्या है? 3/4 पे क्या है? पानी है। और वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि अर्थ के 3/4 हिस्से पे जो है वो पानी है। पानी रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद भी मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद भी मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको मैं बोलता हूं वाटर स्कैरसिटी। इतना पानी 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 रिन्यूएबल रिसोर्स, और फिर भी पानी क्या है? कमी। वाटर स्कैरसिटी हमको देखने को मिलती है। वाटर स्कैरसिटी होती क्या है तो मैं बता देता हूं। वाटर स्कैरसिटी बहुत कुछ नहीं है, शॉर्टेज ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर। वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? पीने लायक पानी या यूजेबल पानी की कमी। अर्थ, इतने अर्थ पे पूरे पानी पानी है, पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसके बाद भी पानी की कमी है। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो वाटर स्कैरसिटी है ना, ये आपको वहां पर भी देखने को मिलती है जहां पानी नहीं है, और वहां पर भी देखने को मिलती है जहां पानी है। तो जो है वाटर नॉट अवेलेबल, वाटर स्कैरसिटी आपको उन एरियाज में भी देखने को मिलती है जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, कहां कहां पे देखने को मिलती है? सीन इन। वाटर स्कैरसिटी कहां देखने को मिलती है? ऐसी जगह जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है। कहां पर अवेलेबल नहीं है? राजस्थान में। और जहां पर पानी अवेलेबल है वहां पर भी देखने को मिलती है वाटर अवेलेबल, जैसे कोलकाता। अब आप बोलोगे सर पानी अवेलेबल है फिर भी वाटर स्कैरसिटी कैसे हो रही है? पानी अवेलेबल है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, पॉल्यूटेड वाटर है, कैसे यूज कर लोगे तुम लोग? समझ में आ रहा है? तो वाटर स्कैरसिटी आपको उन एरियाज में भी देखने को मिल सकती है जहां पानी नहीं है, और जहां पर पानी है वहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो वाटर स्कैरसिटी आपको हर जगह देखने को मिल सकती है। और एक प्रेडिक्शन भी है, एक प्रेडिक्शन भी है। वो क्या है प्रेडिक्शन? साइंटिस्ट ने एक प्रेडिक्शन किया है कि बाय 2025 तक इस दुनिया में 2 बिलियन लोग जो हैं, 2 बिलियन लोग मतलब 200 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोगों को क्या देखने को मिलेगा? वाटर स्कैरसिटी। समझ में आया? मैं कह रहा हूं एक तरफ कि पूरी दुनिया पे 3/4 हिस्से पे पानी है, पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी मेरे को वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर। ये वाटर स्कैरसिटी आपको उन एरियाज में भी देखने को मिलेगी जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, और उन एरियाज में भी देखने को मिलेगी जहां पर पानी अवेलेबल है। और एक प्रेडिक्शन किया है कि 2025 तक, मतलब अभी यही साल, हम 2025 में ही है, ये प्रेडिक्शन है कि दुनिया की 2 बिलियन आबादी, मतलब 200 करोड़ लोग वाटर स्कैरसिटी के अंदर जिएंगे। मतलब उनके पास में पानी पीने के लिए नहीं है, पानी कुकिंग के लिए नहीं है, पानी बेथिंग के लिए नहीं है, पानी इरिगेशन के लिए नहीं है। तो ये सारे जो है उनको प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं पानी से रिलेटेड। तो ये समझ में आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी है। रिसोर्स क्या होता है, वाटर रिसोर्स क्यों है, वाटर कैसा रिसोर्स है, अर्थ के 3/4 हिस्से पे पानी है, लेकिन छोटा पानी हम यूज कर सकते हैं जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है? बारिश से, सरफेस रन ऑफ से, और ग्राउंड वाटर से। फिर हमने बात की वाटर स्कैरसिटी की। वाटर स्कैरसिटी क्यों है, वाटर स्कैरसिटी का क्या मतलब है, और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, प्रेडिक्शन की बात हमने की।
अब आप देख लो, ये जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे जो लिखा है इसको आप ऐसे देख सकते हैं, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है और पानी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। देन व्हाई डू वी सी वाटर स्कैरसिटी, फिर हमको वाटर स्कैरसिटी क्यों देखने को मिलती है? वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर या शॉर्टेज ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर। समझ में आया? एक प्रेडिक्शन भी है, एक प्रेडिक्शन भी है, बाय 2025 2 बिलियन अराउंड 200 करोड़ लोग विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी, मतलब बिल्कुल भी पानी उनके पास में अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने ये बताया था कि वाटर स्कैरसिटी जो है इज नॉट ओनली सीन इन लो रेनफॉल एरिया, ये लो होना चाहिए, लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, बट ऑल्सो सीन इन एरियाज वेयर एम्पल वाटर इज अवेलेबल। वाटर स्कैरसिटी आपको लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरिया में भी देखने को मिल सकती है और वहां पर भी देखने को मिल सकती है जहां पर एम्पल वाटर अवेलेबल है। समझ में आया यहां तक? एक बार देख लो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर स्कैरसिटी के रीजंस क्या है, वाटर स्कैरसिटी के रीजंस क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम रीजंस की, वाटर स्कैरसिटी के रीजंस। वाटर स्कैरसिटी के रीजन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक है क्वांटिटेटिव रीजंस और एक है क्वालिटेटिव रीजंस। क्वांटिटेटिव रीजंस की सबसे पहले बात कर ले कि हमको वाटर स्कैरसिटी क्यों देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की पानी की डिमांड क्या होगी? वाटर डिमांड क्या होगी? वाटर डिमांड क्या होगी? वो भी बढ़ेगी, वाटर डिमांड भी बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा ना, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। और ये कैसा बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा। वाटर का एक्सेस जो है हर लोगों को नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ गई, इसकी वजह से पानी की डिमांड बढ़ गई, इसकी वजह से पानी हर एक आदमी के पास अवेलेबल नहीं होगा। इसको देखो, रिच जो है, जिस आदमी के पास पैसा है वो तो वाटर को क्या कर लेगा? एक्सेस कर लेगा, और जो पुअर है वो पानी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझो, रईस लोगों के घरों में तो स्विमिंग पूल है और गरीब आदमी के झुग्गी बस्ती के अंदर पीने का पानी भी नहीं है। सुबह 4 बजे पानी आ रहा है, आधे घंटे के लिए आ रहा है, फिर पानी पूरे दिन नहीं है। तो एक तरफ पानी की कमी, एक तरफ स्विमिंग पूल में नहाया जा रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पानी की डिमांड बढ़ी, इसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है सभी लोगों के लिए वो इक्वली नहीं रह जाती। कोई पानी को एक्सेस कर पा रहा है, कोई पानी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो पहला रीजन तो वाटर स्कैरसिटी का यही है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोगों के पानी की डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो अनइक्वल एक्सेस ऑफ पानी जो है वो भी बढ़ रहा है। रिच लोग पानी को अफोर्ड कर पा रहे हैं, पुअर लोग पानी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सेकंड रीजन क्या है? जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज होने को अपन बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अब अर्बन एरिया के जो है वो एक फीचर है, क्या फीचर है इसका? एक फीचर तो है यहाँ पे क्या होगी? डेंस पॉपुलेशन होगी। क्या होगी यहाँ पे? डेंस पॉपुलेशन। और दूसरा होगा यहाँ पे अर्बन लाइफस्टाइल। दूसरा क्या होगा? अर्बन लाइफस्टाइल। शहरों के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और शहरों के लोगों की लाइफस्टाइल होती है अर्बन लाइफस्टाइल, जिसके अंदर वाटर कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होता है। गांव का आदमी बाल्टी से नहालेगा, शहर का आदमी जो है वो शावर में नहाएगा। तो शावर में नहाएगा तो ज्यादा पानी जो है एक्सप्लॉइट होगा। अब इससे क्या होता है ना, शहरों में डेंस पॉपुलेशन है और अर्बन लाइफस्टाइल है, तो ज्यादातर जो है हाउसिंग सोसाइटी जो है, ज्यादातर जो है हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज, इन्होंने क्या किया है? हैव इंस्टॉल्ड, इन लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं प्राइवेट पंपिंग डिवाइसेस। मतलब ग्राउंड वाटर से
ग्राउंड वाटर पंप करने की डिवाइसेस लगा रखी है। आप भी देखोगे आजकल हर घर के अंदर खुद का एक प्राइवेट पंपिंग डिवाइस है। सब ग्राउंड से जो है वो वाटर अपने नीड के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो जब वाटर की अवेलेबिलिटी 24 आवर है तो आप उसको ढंग से जो है वो खर्च नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है ना, पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या हो रहा है? पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अभी तक हमने दो रीजंस पढ़े वाटर स्कैर्सिटी का। पहला रीजन हमने पढ़ा, क्वांटिटेटिव रीजन की बात कर रहे हैं। पहला रीजन हमने पढ़ा जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के पानी की डिमांड बढ़ रही है। लोगों के पानी की डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से पानी हर एक आदमी के पास में इक्वली एक्सेसिबल नहीं है। अमीर आदमी के पास पानी की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, गरीब के पास पानी की एक्सेसिबिलिटी कम है। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, अमीर आदमी के घर में जो है वो स्विमिंग पूल है और गरीब आदमी के पीने का पानी भी नहीं है। दूसरा रीजन मैंने ये बताया, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब शहरों की पॉपुलेशन को बढ़ना क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। और ये इंडिया के अंदर जो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो है ये इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है ना, आपको सिंस 1947 आफ्टर 1947 इंडिया में जो शहरों की पॉपुलेशन है, आजादी से पहले इंडिया में लोग ज्यादातर गांव में रहते थे। आजादी के बाद जो है शहरों की पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। तो शहरों की जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो बढ़ गई। अब आदमी शहर में रह रहा है तो उसका लाइफस्टाइल भी जो है वो गांव वालों से थोड़ा ऊपर होता है, तो अर्बन लाइफस्टाइल है। अब अर्बन लाइफस्टाइल में जो वाटर कंजम्पशन है पर पर्सन वो ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू रूरल एरिया। गांव के अंदर एक आदमी एक दिन में कम पानी खर्च कर रहा है, वही इन कंपैरिजन टू शहर। शहर में आदमी जो है, जैसे आप नहाने जाओगे, ब्रश करने जाओगे तो आपके पास नल है। गांव में आदमी जो है एक लोटा लेके जाते हैं और उससे ब्रश करके आ जाते, तो आधे लीटर के अंदर उन्होंने ब्रश कर लिया। वही शहर में आदमी जब ब्रश करेगा 5 लीटर जो है पानी बहा देगा। नहाने जाएगा तो शावर में जाएगा या बाथ टब में नहाएगा। अब बाथ टब में आपको पता है एक साथ में जो है वो 300 से 400 लीटर पानी खर्च हो रहा है, समझ में। और अगर आप बाल्टी से नहा रहे हो तो 30-40 लीटर में पानी में आप नहा ले रहे हो। तो जैसे जैसे अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ज्यादातर जो हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज हैं, उन्होंने अपनी खुद ही प्राइवेट पंपिंग डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये तो जो है ये दो रीजंस हैं। थर्ड रीजन की हम बात करते हैं। थर्ड रीजन है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो पॉपुलेशन जो है फूड डिमांड, लोग बढ़ेंगे तो लोग खाने की डिमांड भी करेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ी, खाने की डिमांड भी बढ़ी। अच्छा, खाने की डिमांड जब बढ़ी, इतना खाना प्रोड्यूस करने के लिए हमने पास हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया था उसको भी क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। क्योंकि आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा प्रोड्यूस कैसे करोगे? आप एरिया क्या कर दोगे? एक्सपैंड कर दोगे। तो आपने क्या किया? एग्रीकल्चर लैंड को आपने क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। मतलब एग्रीकल्चर लैंड को आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अच्छा, अब आपने जब एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपैंड कर दिया तो अब जो आपने एरिया एक्सपैंड किया उसमें आपको ज्यादा इरिगेशन देना पड़ेगा। ज्यादा इरिगेशन देना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? मोर एक्सट्रैक्ट करोगे पानी को। क्या करोगे? मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए आप ग्राउंड वाटर को क्या करोगे? ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे। और वो भी कब करोगे? ड्यूरिंग ड्राई सीजन। खेती के दो सीजन होते हैं, एक बारिश वाला सीजन होता है और एक बिना बारिश वाला सीजन होता है। तो बारिश वाले सीजन में तो पानी की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, बादलों से पानी आ जाएगा। लेकिन जब बारिश वाला सीजन नहीं है तब तो आप इरिगेशन कैसे करोगे? ग्राउंड वाटर से करोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल का डिक्रीज हो रहा है तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी, ये क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि आपका अगर ग्राउंड वाटर कम जाएगा तो आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी और आपका फूड सिक्योरिटी जो है उस पर खतरा है। फूड सिक्योरिटी भी कम। अच्छा, इसको अभी मैं वापस समझा देता हूं मैंने क्या बोला। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों के खाने की डिमांड बढ़ी। लोगों के खाने की डिमांड बढ़ी तो उसको पूरा करने के लिए हमने अपना एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। हमने जब एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड किया
तो हमको इरिगेशन करने के लिए ज्यादा पानी हमने ग्राउंड से या ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ तो इसके दो इफेक्ट देखने को मिले। क्या इफेक्ट? पहला कि हमारे पास पानी जो अवेलेबल था अब वो लेस अवेलेबल है, और दूसरा फूड सिक्योरिटी खतरे में। अच्छा, फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी कुछ नहीं है, इसमें ट्रिपल एज है। फूड की एक्सेसिबिलिटी, फूड की अफोर्डेबिलिटी और फूड की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ट्रिपल एज है। मैं भूल रहा हूं, एक सेकंड मेरे को याद करने दीजिए। फूड सिक्योरिटी के अंदर ट्रिपल एज है, एसेसेबल, अफोर्डेबल और एक सेकंड रुकिए, गूगल करने दीजिए, गूगल कर लेते हैं अपन। फूड सिक्योरिटी कुल मिला के जो है वो, अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आप खेती नहीं कर पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे तो जो खाना आपको मिल रहा है उसके अंदर जो है वो आपको कमी देखने को मिलेगी। तो फूड सिक्योरिटी डेफिनेशन, फूड सिक्योरिटी के अंदर आता है हाँ, अवेलेबिलिटी, सॉरी, खाने की अवेलेबिलिटी, खाने की अफोर्डेबिलिटी और खाने की एसेसिबिलिटी। मतलब खाना अवेलेबल हो, खाना सस्ते दाम पे अवेलेबल हो और खाने को हम एक्सेस कर सकें। जैसे मैंने भी आपको बताया था, वाटर इज रिच के लिए एक्सेसिबल है, पुअर के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर यही होगा, अगर आपके पास खाना कम होगा तो अमीर आदमी उसको एक्सेस कर पाएगा, गरीब आदमी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो है ग्राउंड वाटर कम होने से इसके ये सारे आपको नुकसान देखने को मिल रहे हैं। एक फैक्ट है, एक फैक्ट है, इस पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या फैक्ट है? इरिगेशन इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर। इरिगेशन जो है वो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अपने पास जो पानी यूजेबल है, जो फ्रेश वाटर है, वो अगर कहीं सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है तो वो कहां खर्च हो रहा है? इरिगेशन। अपन जितना पानी पी नहीं रहे उससे ज्यादा अपन पानी जो है वो खेतों में इरिगेट कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं इरिगेशन में। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? तो आप बोलोगे सर सही बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर खाने के लिए तो हमको कुछ चाहिए होगा, और चाहिए होगा तो हम ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसका हमारे पास सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है वो? क्या आप जो है वो बढ़ती डिमांड की, बढ़ती पॉपुलेशन के खाने की डिमांड को भी पूरा कर लो और ज्यादा पानी भी वेस्ट ना करो। तो सबसे पहला जो है वो है आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, अडॉप्ट ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। कैसी टेक्निक अडॉप्ट करनी है? ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का मतलब ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर कम पानी की रिक्वायरमेंट है, कम पानी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो ड्रिप इरिगेशन लगा लो, स्प्रिंकलर्स लगवा लो, या ऐसे क्रॉप्स लगा लो जिसके अंदर कम पानी चाहिए। जैसे राइस की खेती नहीं करें क्योंकि राइस में बहुत पानी लग रहा है, तो कुल मिला के आप ऐसी खेती करो जिसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट क्या है? कम है। दूसरा आप क्या कर सकते हो ना, डेवलप कर सकते हो। क्या डेवलप कर सकते हो? डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स आप डेवलप करो जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, मतलब सूखा पड़ जाए फिर भी वो नहीं मरेंगे। तो उसके अंदर कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी, कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो बढ़ती पॉपुलेशन की भी डिमांड हम क्या कर देंगे? फुलफिल कर देंगे। समझ में आया? 3 फीचर्स बताए अभी मैंने। पॉपुलेशन बढ़ी तो अनइक्वल एक्सेस हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ तो पानी ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी तो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिससे पानी की कमी हुई। एक बार मैं इसको वैसे एक बार जो है वो पूरा आपको बाद में रिवाइज करवा दूंगा। 4th फीचर जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे भी वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही है। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज प्लस एमएनसीज। और ये भी इंडिया में जो है आफ्टर 1947 इंडिया में आजादी के बाद इंडस्ट्रीज की भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी और अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। अच्छा, जो इंडस्ट्रीज है ना, इनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। क्यों पानी चाहिए इनको? फॉर वेरियस पर्पस। इंडस्ट्री जो है इनको बहुत सारा पानी चाहिए तरह तरह के काम करने के लिए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल
आपके डाइंग की कपड़े डाई करते हो आप, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा पानी चाहिए। अगर आपकी मान लो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की है तो उसमें आपको बहुत सारा पानी चाहिए कूलिंग करने के लिए। तो हर एक कुल मिला के कोई भी इंडस्ट्री हो उसके अंदर पानी का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इसी के साथ साथ क्या होता है ना, ये जो पावर आती है इनमें, इंडस्ट्रीज जिस इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है ना, वो भी कहां से आ रही है? हाइडल पावर प्लांट से। कहां से आ रही है? हाइडल पावर प्लांट से। तो मतलब इंडस्ट्री जो है पानी को यूज भी कर रही है और पानी से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है ना, ये प्रेशर डालते हैं, प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बहुत सारा पानी कंज्यूम करती है, उसकी वजह से हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक फैक्ट और आ जाता है। एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है? कि इंडिया में 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसी है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंटेज है? तो 22% है। तो ये थे पानी की कमी के 4 क्वांटिटेटिव रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी, क्वांटिटेटिव रीजंस। तो आप एक बार चाहें तो आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये पीपीटी पे जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, पहला तो आप ये ले लीजिए, पहले 2 रीजन इसमें है, फिर एक रीजन आपका इसके अंदर है। ठीक है, फिर आपका जो है 4th रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब आप इसको जो है इसमें देख लीजिए कैसा लिखा हुआ है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ी, पानी की डिमांड बढ़ी, पानी का अनइक्वल एक्सेस हुआ और जो है रिच अफोर्ड कर पा रहे हैं, रिच एक्सेस कर पा रहे हैं, पुअर एक्सेस नहीं कर पा रहे। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो वाटर डिमांड भी क्या हुई? बढ़ी। ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस यूज हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? अनइक्वल एक्सेस हुआ। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज और रिच उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, पुअर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई गेस। सेकंड रीजन मैंने क्या बताया था कि आजादी के बाद जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा तो अर्बनाइजेशन में डेंस पॉपुलेशन हो गई, अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ी, उसकी वजह से उनका वाटर कंजम्पशन बढ़ गया। उन्होंने घरों में प्राइवेट पंपिंग डिवाइस लगा दी जिससे ग्राउंड वाटर कम हो गया और हमने पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल एक्सर्ट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। शहरीकरण हो रहा है, डेंस पॉपुलेशन हो रही है, अर्बन लाइफस्टाइल हो रही है, तो ये जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं। देखो, अर्बनाइजेशन का मतलब है अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होना, डिमांड फॉर वाटर इंक्रीजेज, सोसाइटीज एंड कॉलोनीज हैव इंस्टॉल्ड ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, जिसकी वजह से जो फ्रेजाइल वाटर रिसोर्स है ये ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। सिंपल है। आगे देखो, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है खाने वाली डिमांड बढ़ रही है। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन। ड्राई सीजन मतलब जब पानी नहीं है। खेती के 2 सीजन है, एक जो है वेट सीजन जिसमें पानी आ रहा है, एक है ड्राई सीजन जब पानी नहीं है। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शन, ज्यादा फूड हमको प्रोड्यूस करना है, टू मीट ग्रोइंग फूड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, टू मीट ग्रोइंग फूड डिमांड होना चाहिए यहाँ पे, डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, रिजल्टिंग फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट किया तो ग्राउंड वाटर क्या हो गया? कम हो गया। एडवर्सली इफेक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन बढ़ी, खाने की डिमांड बढ़ी, एग्रीकल्चर एरिया एक्सपैंड कर दिया, उसके लिए हमने ज्यादा ग्राउंड से पानी को एक्सट्रैक्ट किया, ग्राउंड वाटर कम हो गया, उसकी वजह से पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई और फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई। फूड सिक्योरिटी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। तो अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो अवेलेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। जब कम फूड प्रोड्यूस होगा तो कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
और कम फूड अवेलेबल है तो जिसके पास पैसा है वो उसको एक्सेस कर पाएगा, जिसके पास पैसा है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको देख लो, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फूड डिमांड इंक्रीज हो गई, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एरिया हो गया, मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन हो गया, ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से एडवर्सली इफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो ये तीसरा पॉइंट है। इसमें एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? तो इरिगेशन। इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? हमको जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो सूखे को भी सहन कर ले, या फिर हमको ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स अपनानी चाहिए। आप इसका भी जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले वाले का भी ले लो एक बार। ठीक है, आगे चलो। फोर्थ रीजन मैंने आपको क्या बताया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रीज बहुत सारा पानी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो पानी से बनी भी आ रही है, तो जो है वो पानी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज का मतलब क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। हैज मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे पास पानी अवेलेबल है उस पर हमने ज्यादा प्रेशर डाला है, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रीज मतलब ज्यादा पानी का कंजम्पशन, और ज्यादा पानी का कंजम्पशन मतलब पानी की अवेलेबिलिटी कम होना। मच ऑफ द एनर्जी टू रन दिस इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पानी से बनी हुई है। एक फैक्ट है, इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट्स 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। तो ये तो थे हमारे क्वांटिटेटिव रीजंस। कितने? 4 बताए मैंने आपको, तो याद हो जाने चाहिए आपको 4 क्वांटिटेटिव रीजंस। अब हम बात करेंगे आगे क्वालिटेटिव रीजंस की। क्वालिटेटिव रीजंस, क्वालिटेटिव रीजंस क्या है? कि हमारे पास पानी अवेलेबल है, पानी हमारे पास क्या है? अवेलेबल है, लेकिन ये पानी जो है वो बैड क्वालिटी का है। कैसा है? बैड क्वालिटी, क्योंकि पानी क्या है? पल्यूटेड। और ये पानी पल्यूटेड जो है वो कैसा है? हजार्डस फॉर ह्यूमन यूज। क्वालिटेटिव रीजंस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी क्या है? पानी अवेलेबल है लेकिन पानी की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब पानी अवेलेबल ही नहीं है, क्वालिटेटिव मतलब पानी अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव रीजन 4 है, क्वालिटेटिव रीजन 1 है, पॉल्यूशन। पानी अवेलेबल है लेकिन पानी बैड क्वालिटी का अवेलेबल है, क्योंकि पानी पॉल्यूटेड है और वो ह्यूमन यूज के लिए हजार्डस है। अब ये पॉल्यूशन जो है वो कहां कहां से हो रहा है? पानी का जो है पॉल्यूशन सबसे पहले हो रहा है डोमेस्टिक वेस्ट से। आपका जो घर का कूड़ा कचरा है, घर का जो गंदा पानी है, आपने वो किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दिया तो उससे जो है वो पानी पल्यूट हो जाएगा। या इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज जब आप अपना वेस्ट डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डंप कर देती है तो जो है वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। या फिर जो है एग्रीकल्चर भी हो सकता है, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो पोल्यूशन के मैंने 3 पॉइंट बताए, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अच्छा, तीसरे वाले पॉइंट से कैसे पोल्यूशन हो रहा है? 2 वालों से समझ में आ गया, कचरा डालोगे तो पानी खराब हो ही जाएगा। एग्रीकल्चर से कैसे खराब हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने खेत के अंदर यूरिया, डीएपी छिड़क दिया, ये क्या है? एक तरह का केमिकल है। पेस्टिसाइड छिड़क दिए, अब मानोगे मैंने अपने खेत के अंदर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए, पेस्टिसाइड भी छिड़क दिया और बारिश आ जाती है, तो बारिश क्या करेगी ना, जो मैंने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़का है वो पानी उस केमिकल को अपने साथ बहा के लेके चली जाएगा, और वो जब पानी किसी नदी में जाके मिल जाएगा तो उस नदी के अंदर अब क्या आ गया है? केमिकल आ गया है। तो ये छोटा मोटा होता तो जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अब क्या है ना कि हर एक खेत के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स है, तो हर एक खेत से पानी जा रहा है और वो किसी वाटर बॉडी में जाके मिल रहा है, तो अब जो है ये वाटर बॉडी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो वाटर पॉल्यूशन के जो है वो 3 सोर्स बताए आपकी एनसीईआरटी में, एक है डोमेस्टिक वेस्ट, एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट और एक है एग्रीकल्चर। अच्छा, अगर आप एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो, जिसमें आप जो है वो गाय का गोबर डाल के कर रहे हो, कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हो, तो वो फिर जो है वाटर पोल्यूशन में जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए।
ठीक है, अब आगे देखो, एक रिपोर्ट है सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट 1999 में पब्लिश हुई। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, इंडियन रिवर्स, ये सारी कैसी रिवर्स है, ये टॉक्सिक रिवर्स है। क्यों है? क्योंकि इन रिवर्स में क्या हो गया, पॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे रिवर में पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस बताएं, वही ऊपर वाले हैं जिसको आप अलग अलग नाम से जान सकते हैं। सबसे पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है रिवर्स का जो है वो क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फिर है आपका अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे। कुल मिला के ये वही बात है, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। एक आपका बताया है इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक आपका बताया है मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वालिटेटिव रीजन समझ में आ गया। क्वांटिटेटिव रीजन 4 थे, क्वालिटेटिव रीजंस 1 है। और हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट, जो कहती है कि इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, और मेनली जो छोटी रिवर्स है वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब पॉल्यूटेड, जिसको आप यूज नहीं कर सकते। और ये पॉल्यूटेड कैसे हुई है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। पॉपुलेशन बढ़ी तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी तो इंडस्ट्रीज बढ़ी। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ने से इंडस्ट्रीज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो तरह तरह की चीजें की डिमांड कर रही है, तो उनको फुलफिल करने के लिए तरह तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर हम जो है केमिकल डाल के प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन से 3 चीजें हो रही है, और उसकी वजह से आपकी जो है वो रिवर्स जो है वो टॉक्सिक बनती जा रही हैं। तो क्वालिटेटिव रीजंस देख लो। अच्छा, पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो देखो आगे, qualitative reasons. In some regions sufficient water is available, sufficient water available है to meet needs of people, but still they face water scarcity mainly due to bad quality of water. पानी अवेलेबल है लोगों की नीड के लिए, लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है क्योंकि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है। क्यों है? क्योंकि ये पानी पॉल्यूटेड है। कारण क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चर। इसकी वजह से क्या होता है, पानी हजार्डस फॉर ह्यूमन यूज हो जाता है। एक आपके सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट कही है जिसमें बोला इंडिया में जितनी भी रिवर्स है वो कैसी है, टॉक्सिक है। इन इंडिया रिवर्स हैव बिकम टॉक्सिक, स्पेशली स्मॉलर रिवर्स, जो छोटी नदियां हैं वो टॉक्सिक बन गई है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो है अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हम देखेंगे अब कॉजेज की बात। अच्छा, रीजंस और कॉजेज में क्या डिफरेंस है एक बार मैं पढ़ा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। सबसे पहला कॉज तो है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी कम है। अच्छा, इसमें देखो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज, पानी की जो अवेलेबिलिटी है ये वेरी करती है। कैसे? एक तो टाइम पे और एक स्पेस में। मतलब हर समय पानी की स्कैर्सिटी या हर समय पानी की अवेलेबिलिटी एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल, बारिश का जब सीजन आएगा तब पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, बारिश का सीजन नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो टाइम के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। समझ में आया? बारिश के सीजन में पानी, बारिश का सीजन नहीं तो पानी नहीं। तो टाइम के अंदर जो है वाटर अवेलेबिलिटी वेरी कर रही है। स्पेस में कैसे कर रही है? जिन एरियाज में ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें नहीं हो रही है वहां पे नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज ओवर टाइम एंड स्पेस। पानी की अवेलेबिलिटी टाइम के अंदर भी वेरी कर रही है। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? रेनी सीजन की बात कर रहे हो तो पानी की अवेलेबिलिटी है, विंटर सीजन की बात कर रहे हो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। किस स्पेस की बात कर रहे हो? बॉम्बे की बात कर रहे हो तो पानी पानी है, राजस्थान की बात कर रहे हो तो पानी नहीं है। और ये क्यों होता है? मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब साल में कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है, और सीजन। टाइम में क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि हर जगह एक जैसी बारिश नहीं है। और स्पेस में क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि सीजन जो है वो वेरी कर रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने इसको उल्टा बता दिया, सीजन तो ऊपर जाएगा। टाइम की क्यों बात हो रही है?
ऊपर लिखो तुम लोग सीजन और नीचे लिखो तुम लोग एनुअल प्रेसिपिटेशन। टाइम के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि सीजन जो है हर बार रेनी सीजन नहीं है। और स्पेस में क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो अलग अलग जगह वेरी कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है, इंडिया की एवरेज रेनफॉल है वो है 114 सेंटीमीटर, और इजराइल की जो एवरेज रेनफॉल है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? इंडिया में इतनी बारिश होने के बाद भी हमको यहाँ पे वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है, इजराइल में वाटर स्कैसिटी देखने को नहीं मिलती। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो बड़ा फैक्टर कॉज का नहीं है। अभी मैंने बताया वाटर स्कैसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है। तो पानी कम होगा तो वैसे भी आपको वाटर स्कैसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, इंडिया में ज्यादा बारिश हो रही है फिर भी वाटर स्कैसिटी, इजराइल में बारिश नहीं हो रही फिर भी वाटर स्कैसिटी नहीं है। तो वाटर स्कैसिटी के कुछ बड़े कारण हो सकते हैं अवेलेबिलिटी के अलावा। तो वो कारण कौन से हैं? सबसे पहला है अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लोगों के पास में जो है पानी का इक्वल एक्सेस नहीं है, तो उससे वाटर स्कैसिटी बढ़ रही है। सेकेंड इज एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, और तीसरा है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। अभी आप बोलोगे सर रीजंस और कॉजेज में सारी सेम बात लिख दी, सेम बात नहीं है, अलग है। रीजन क्रिएट करता है कॉज को और कॉज क्रिएट कर रहा है आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को, एक्चुअल प्रॉब्लम को। एक बार अपन जो है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे देखो, मैंने पहले आपको बताया रीजंस, फिर मैंने आपको बताया कॉज, और फिर ये है रिजल्ट। ठीक है, इसको ऐसे देखो, इसको तुम ऐसे देखो। मैं एक दिन पढ़ा रहा हूं, तुम लेट आए, तुम क्या है लेट आए, तो रिजल्ट तो ये है लेट इन क्लास। मैंने तुमसे पूछा लेट क्यों आए, तुमने कहा सर टैक्सी जो है वो लेट आई, टैक्सी केम लेट। अरे मैंने बोला टैक्सी लेट क्यों आई, तुमने बोला सर टायर पंचर। टैक्सी का टायर पंचर हुआ, उसकी वजह से टैक्सी लेट आई, और उसकी वजह से जो है वो आप क्लास में लेट आए। तो रीजंस क्रिएट कर रहे हैं कॉज को, और कॉज क्रिएट कर रहा है आपका रिजल्ट को। जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ी, उसकी वजह से पानी की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से लोगों के बीच में जो एक्सेसिबिलिटी थी पानी की वो क्या हो गई, तो यहां पे पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, अनइक्वल एक्सेस हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर स्कैर्सिटी हुआ। समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में जो है वो थम्स अप देते रहना, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस कमेंट में डाल देना, ताकि मैं अपने टीचिंग में थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। अच्छा, ये तो बात हो गई वाटर स्कैर्सिटी की। अगर आपको इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसका भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अब देखो ये कैसे लिखा हुआ है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज ओवर टाइम एंड स्पेस। पानी की अवेलेबिलिटी वेरी कर रही है, एक तो टाइम में और एक स्पेस में, मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। सीजन में वेरिएशन आ रहा है तो टाइम पे आ रहा है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन पे आ रहा है तो स्पेस में आ रहा है। इसका एग्जांपल बताएं, इंडिया की एवरेज रेनफॉल 114, लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी। इजराइल में 25 सेंटीमीटर, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी नहीं। तो मेन कॉजेज जो है वाटर स्कैर्सिटी के वो कुछ और है, बट इन मोस्ट केसेस वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, excessive use of water resources, unequal access of water among different social groups। जो गरीब सोशल ग्रुप्स है उनके पास पानी अवेलेबल नहीं है, जो अमीर है उनके पास में पानी अवेलेबल
है। समझ में आया यहाँ तक? अभी जो है वो लास्ट चीज पढ़ेंगे, नीड टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को नीड और कंजर्व करने की क्या जरूरत है, इसका भी आप एक बार जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, नीड क्या है? सबसे पहली नीड है सेफ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड। हमको पानी को नीड कंजर्व और मैनेज करने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। पानी अगर गंदा होगा तो उसके अंदर मच्छर आएंगे, उसकी वजह से आपको मलेरिया होगा, आपको डेंगू होगा। गंदा पानी पियोगे तो कॉलेरा होगा, डायरिया होगा। तो आपकी हेल्थ हजार्ड बचाने के लिए हमको पानी को कंजर्व और मैनेज करना जरूरी है। पहला रीजन समझ में आ गया। सेकंड है इंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये कैसे? फूड सिक्योरिटी क्या होती है? खाने की अवेलेबिलिटी, खाने की अफोर्डेबिलिटी और खाने की एसेसिबिलिटी। तो अगर आप मान के चलो अपने पास में अगर लेस वाटर होगा तो हमारे पास इरिगेशन भी क्या होगा? कम। इरिगेशन कम होगा तो क्या होगा? फूड का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा? कम। और फूड का प्रोडक्शन कम होगा तो हर एक आदमी फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर एक आदमी फूड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा रीजन है पानी को बचाने का। तीसरा, इंश्योर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आप सबको पता है जैसे फार्मर हो गया या फिशरमैन हो गया, इनकी जो रोजी रोटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकी रोजी रोटी डिपेंडेंट है पानी पे। पानी कम हो गया तो फार्मर अपनी लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड और प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब वो कार्य जो पैसा कमाने के लिए किए जा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइवलीहुड और प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर पानी नहीं होगा तो आप जो है वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। फार्मर अगर पानी नहीं होगा तो क्या खेती करेगा? फिशरमैन अगर पानी नहीं होगा तो क्या मछलियां पकड़ेगा? तो उसकी लाइवलीहुड जो है वो खराब हो जाएगी। ये तो है 3 रीजन। एक रीजन और देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है पानी का, ये पानी को इंप्रोवाइज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपका डिग्रेड नेचुरल इको सिस्टम। आपका जो नेचुरल इको सिस्टम है उसको ये डिग्रेड करती है, नेचुरल इकोसिस्टम को डिग्रेड करती है और कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट होती है। आप पानी को ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो पानी की क्वालिटी क्या हो जाएगी? इंप्रोवाइज। पानी की क्वालिटी क्या हो जाएगी? कम। पानी की क्वालिटी कम हो जाएगी तो जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के 3 पार्ट हैं। इकोसिस्टम के 3 पार्ट है। इसके अंदर एक तो आ जाते हैं आपके प्लांट्स, एक आ जाते हैं आपके एनिमल्स और एक आदमी आ जाता है आपका इन्वायरमेंट। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा हूं तो पानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। पानी खराब हो जाएगा, इसका मतलब पानी किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। तो एक तरह से इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज इफेक्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लांट लाइफ को खराब कर दिया तो भी नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है, एनिमल्स की लाइफ खराब हो रही है तो भी नेचुरल सिस्टम डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है तो भी नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है। तो पानी की बर्बादी या पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन से पानी जो है वो इंप्रोवाइज होगा और इससे जो नेचुरल इकोसिस्टम का एक हिस्सा है इन्वायरमेंट वो खराब हो जाएगा। वो खराब होगा तो ओवरऑल नेचुरल इकोसिस्टम भी खराब हो जाएगा। फिर मैंने बोला इट विल कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? जैसे पानी है ना, वो उस लोकल एरिया का क्लाइमेट और रेनफॉल को जो है वो कंट्रोल करता है। अब मान लो कि पानी खत्म हो गया, तो पानी खत्म हो गया तो पानी के अंदर जितनी भी एक्वाटिक स्पीसीज है वो खत्म हो गई। तो ये तो एग्जांपल हो गया आपका डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। अब मान लो कि किसी एरिया में पहले पानी था, तो पानी जब जहां पर होता है उसके आसपास में वेजिटेशन होती है, तो पानी और वेजिटेशन जो है उस एरिया का क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे किसी प्लेस के पास में अगर वाटर बॉडी है तो वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। बॉम्बे आप चले जाओ, पूरे साल जो है
एक तरह का क्लाइमेट रहता है। तो जो है वाटर जो है वहां का क्लाइमेट और रेनफॉल को जो है वो इफेक्ट करता है। इसकी वजह से अगर मान लो कि पानी हटा ही दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, इरेगुलर रेनफॉल आएगी, फ्लड्स भी आ सकती है, ड्रॉट भी आ सकता है। तो जो इकोलॉजिकल का जो एक बैलेंस बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पानी को जो है वो डिस्टर्ब करने से इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगी और इनडायरेक्टली आप लोगों को इससे नुकसान देखने को मिलेगा। तो पानी को बचाने की क्यों जरूरत है, सबसे पहले हमको अपने हेल्थ हजार्ड से बचना है ताकि हमको बीमारियां नहीं हो। दूसरा, हमको फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, मतलब खाने की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी मेंटेन करनी है। लोगों की लाइवलीहुड और प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है उसको इंश्योर करना है। जो लोग पानी के ऊपर अपनी दिनचर्या के लिए डिपेंडेंट है, जैसे फार्मर हो गया, फिशरमैन हो गया, अगर पानी खत्म हो जाएगा तो ये पैसा कमाने में असमर्थ होंगे। अगर आप पानी को ओवर एक्सप्लॉइट करते हो तो पानी इंप्रोवाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड होगा और इकोलॉजिकल क्राइसिस बनेगी, जिससे आदमी को जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए हमको पानी को बचाना जरूरी है। अब आप देख लो इसमें, नीड टू कंजर्व एंड मैनेज रिसोर्सेज। देयर इज नीड टू कंजर्व एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन मैंने क्या बताया, टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, safeguard ourselves from health hazard। सेकंड क्या बताया, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। थर्ड क्या बताया, टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फोर्थ क्या बताया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल improvise water resource and this will lead to degradation of natural ecosystem and cause ecological crisis which may have profound impact on our lives। आपकी जो है वो हेल्थ हजार्ड बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, लाइवलीहुड, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, पानी नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल क्राइसिस कॉज नहीं हो, इसके लिए हमको पानी को बचाने की जरूरत है। इसी के साथ हमारा जो है आज का ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको एक बार 5 मिनट में पूरा 1 घंटा जो अपन ने पढ़ा है वो देख लो कैसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो आपकी जरूरत है पूरी करिए। पानी रिसोर्स है क्या, बिल्कुल रिसोर्स है, क्योंकि पानी आपकी जरूरत है तरह तरीके से यूज करा। पानी हम कुकिंग, बेदिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज करते हैं, तो पानी एक रिसोर्स है। पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि पानी हर साल रिन्यू और रिचार्ज होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से। मैं बोलता हूं कि अर्थ जो है वो 3/4 हिस्से पे पानी है, इसलिए अर्थ ब्लू दिखता है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। तो जो मेरे पास यूज करने का पानी है वो बहुत ही कम है, जिसको मैं बोलता हूं यूजेबल फ्रेश वाटर। यूजेबल फ्रेश वाटर जो है मैं 3 चीजों से ऑब्टेन कर सकता हूं, रेन वाटर, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि अर्थ के 3/4 हिस्से पे पानी है और पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी मेरे को वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है। वाटर स्कैसिटी क्या होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये जो वाटर स्कैसिटी आपको उन एरियाज में भी देखने को मिल सकती है जहां पर पानी अवेलेबल है, जैसे कोलकाता, और उन एरिया में भी देखने को मिल सकती है जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे राजस्थान। एक प्रिडिक्शन भी है कि 2025 तक 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोग जो है वाटर स्कैसिटी के अंदर जिएंगे। तो अब सवाल आता है कि वाटर स्कैसिटी के रीजंस क्या है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रीजंस देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रीजंस पहला है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से पानी की एक्सेसिबिलिटी जो है वो अनइक्वल है। रिच लोग पानी को एक्सेस कर पा रहे हैं, पुअर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। दूसरा रीजन मैंने बताया, आजादी के बाद जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन का मतलब अर्बन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, वैसे वैसे जो है वो डेंस पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ी, अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ी। इसकी वजह से लोगों ने अपने घरों के अंदर पंपिंग डिवाइस निकाल के ग्राउंड वाटर को पंप करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है ओवर एक्सप्लॉइट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने बताया क्वांटिटेटिव में, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के खाने की डिमांड बढ़ रही है, लोगों के खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो लोग जो है एग्रीकल्चर एरिया एक्सपैंड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो हमको ज्यादा इरिगेशन चाहिए ड्राई सीजन के अंदर, मतलब जब पानी नहीं है। तो जब ज्यादा इरिगेशन हमको चाहिए तो हम ज्यादा ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से 2 इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक तो पानी की अवेलेबिलिटी कम होना और दूसरा फूड सिक्योरिटी का खतरे में आना। इसके अंदर मैंने आपको एक फैक्ट भी बताया था कि जो इरिगेशन है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स है। इसके अंदर मैंने इसका सोल्यूशन बताया था। सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करें और हम जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को डेवलप करें। फोर्थ मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज और एमएनसीज का बढ़ना, वैसे वैसे पानी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज और एमएनसीज में बहुत ज्यादा पानी चाहिए फॉर वेरियस पर्पसेज। और इन इंडस्ट्रीज और एमएनसीज में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी पानी से आ रही है। तो ये जो है
वो एग्जिस्टिंग जो वाटर बॉडीज है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसकी वजह से आपको वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अंदर भी मैंने एक फैक्ट बताया कि इंडिया में जो है वो 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी। क्वालिटेटिव रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है? वो रीजंस जो कि पानी अवेलेबल तो है लेकिन फिर भी आप पानी को यूज नहीं कर सकते। पानी को यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पानी बैड क्वालिटी का है, पानी पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड कैसे हो गया? डोमेस्टिक वेस्ट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, और एग्रीकल्चर के अंदर हम जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं वो जब वाटर बॉडी में चले जाते हैं तो पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से जो पानी अवेलेबल है वो हजार्डस है ह्यूमन यूज के लिए, तो आप उसको यूज नहीं करते। इसी के अंदर मैंने आपको एक बताया, एक सिटीजन्स 5th रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जो इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, मेनली स्मॉल रिवर्स, सारी टॉक्सिक है क्योंकि ये सारी पॉल्यूटेड है। क्या बताया उसने रीजंस? कि जैसे जैसे इंडिया में आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। फिर मैंने बात की कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी में सबसे पहले मैंने बताया कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी करती है टाइम और स्पेस में, मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। फिर मैंने इसमें ये बताया कि इंडिया में जो है वो एवरेज रेनफॉल 114 है, इजराइल में 25 है। इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी है, इजराइल में वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है मेन कारण नहीं हो सकती। तो मेन कारण क्या है? सबसे पहला अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दूसरा है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। फिर मैंने आपसे बात की कि वाटर को बचाना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने बताया हमारी हेल्थ को सेफ गार्ड करने के लिए, सेकंड फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, थर्ड लाइवलीहुड और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, फोर्थ पानी को अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट कर दोगे तो पानी की जो क्वालिटी है वो इंप्रोवाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा और इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेगी जो आप ही की लाइफ को इंपैक्ट करेगी। तो ये तो था हमारा समरी। अब हम जो है वो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डैश ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा। फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश डैश एंड डैश। फ्रेश वाटर आपको कहां से मिलता है? बाय डैश डैश पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी। फिर डैश इंडिया विटनाइज इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। किसके बाद इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ गया? एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया और एवरेज रेनफॉल ऑफ इजराइल। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अर्थ का कितना हिस्सा पानी से है? फ्रेश वाटर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कौन से साल में कितने लोग वाटर स्कैर्सिटी में जिएंगे? इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कब से बढ़ गया? और इंडिया और इजराइल का एवरेज रेनफॉल क्या है? ये कुछ होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला है व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड रिसोर्स। वाटर को हम रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं? सेकंड, व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? व्हाट आर क्वांटिटेटिव रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी? What are qualitative reasons for water scarcity? What are main causes of water scarcity? And last, why there is need to conserve and manage water resources? अच्छा, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आंसर करने में आपको आसानी रहे। इसका भी आप जो है वो ले लीजिए, एक बार होमवर्क देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको घर पे बनाने हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा ये आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है फ्राइडे शाम 4 बजे आएगा, जिसके अंदर हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो है मेथड्स टू कंजर्व वाटर, अभी तक हमने देखा कि वाटर क्यों कंजर्व करना, अब हम देखेंगे मेथड्स कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो हम डैम्स और मल्टीपर्पज के बारे में पढ़ेंगे, डैम्स के एडवांटेजेस, डैम्स के डिसएडवांटेज, और इसके अंदर हम मैप वर्क भी करेंगे। मैप वर्क इस चैप्टर से आएगा। तो डैम्स की लोकेशन बता रखी है तो उसके बारे में हम देख लेंगे। अच्छा, इस लेक्चर के जो हमारे सब्सक्राइबर्स के टारगेट हैं वो है 100 के सब्सक्राइबर्स। लाइक्स मैं आपसे जो है 100 लाइक्स की बात करूंगा, और कमेंट एटलीस्ट मैं जो है 30 कमेंट्स चाह रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपनी तरफ से एक एफर्ट लगा सकते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर करने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।